नमस्ते छात्रों, आपका फिर से स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम करने जा रहे हैं राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखी उपन्यास सारा आकाश, जो कि आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है पूर्वार्ध, सांझ बिना उत्तर वाली 10 दिशाएं, उसका हम पहला चैप्टर यहाँ कर रहे हैं और मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। वर्ड बाय वर्ड हम उस उपन्यास को पढ़ते जाएंगे और मैं उसके हर एक वर्ड्स का आपको मीनिंग बताते हुए चलूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिना किसी ताल यानी रिदम और लय, एक मिनट मैं आपको ये निकाल लेती हूँ लेजर। ओके, बिना किसी ताल यानी रिदम और लय यानी टेम्पो। सो बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक, ढमाढम मतलब जोर जोर से पिटती ढोलक, और औरतों के चिचियाते स्वर। चिचियाते स्वर का अर्थ है बच्चों कर्कश स्वर में चिल्लाते, जो एकदम कानों को चुभते हैं ना, वो होते हैं चिचियाते स्वर। अचानक रुक गए। क्या हुआ के साथ सारी औरतें बच्चे गली वाले जंगलों मतलब जालीदार खिड़कियां, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी खिड़कियां जिसमें जालियां लगी हुई है। तो सारी औरतें बच्चे गली वाले जंगलों यानी जालीदार खिड़कियों और छज्जे आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और छज्जों यानी छत के आगे का निकला हुआ भाग, आगे निकला भाग पर लद आए, मतलब वहां पे लद के सब बाहर आ गए। नीचे फाटक यानी बड़ा दरवाजा पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े, अरे जियो जियो रे लला का अलाप यानी लंबी तान भूल कर बौखलाए यानी घबराए हुए से ऊपर मुंह उठा उठाकर ताकने लगे। तो बच्चों ये फर्स्ट सीन कैसा है कि बिना किसी ताल और लय के ढमाढम भिड़ती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। कहीं एक शादी का माहौल है, ढमाढम ढोलक बज रहे हैं, औरतें चिल्ला रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं कि अचानक क्या हुआ के साथ सारी औरतें और बच्चे कहाँ चले गए, जंगलों और छज्जों पर लद के आ गए, बाहर की तरफ आ गए। और नीचे का जो बड़ा दरवाज़ा, अब जब शादी हो रही है घर में तो वहाँ पे हिजड़े आए हुए हैं, है ना, ट्रांसजेंडर्स जिसे हम कहते हैं। तो वो कमर लचका लचका कर ताली बजाकर अलाप गा रहे हैं कि लल्ला जियो मतलब बेटा जिए, लंबी उम्र जिए। तो वो उसकी लंबी तान यानी अलाप भूल कर घबराए हुए ऊपर मुंह उठा उठा कर ताकने लगे। तो देखते हैं क्या होता है। गली के पास ठीक हमारे घर के सामने वाले सावल की बहू, ना, सावल एक आदमी का नाम है, सरनेम है, तो उनकी बहू जो है मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जल मरी थी। तो उन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़क कर जल के मर गई थी। धुएं के बगुले मतलब घुमड़ते गुबार को देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते तो उसके प्राण पखेरु यानी प्राण निकल गए थे। प्राण पखेरु उड़ चुके थे, एक मुहावरा है, इसका अर्थ है प्राण निकल चुके थे। हे, ऐसी शुभ घड़ी में ये सब क्या हुआ, है ना, कौन सी शुभ घड़ी, शादी हो रही है किसी के घर में। जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। अनिष्ट क्या होता है, अशुभ घटना, कुछ अशुभ हो जाता है ना। तो किस अनिष्ट की आशंका यानी उसके भय या शंका से सबके दिल धड़क उठे, सबके हार्ट बीट फास्ट हो गए और सबने कहा कि यार ये तो बहुत अशुभ सी चीज़ हो गई। ऐसी चीख पुकार भाग दौड़ मच गई थी जैसे कहीं भूचाल आ गया हो। भूचाल का अर्थ है भूकंप। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी ही सुहाग रात है। तो ये जो फर्स्ट, ये कौन नरेट कर रहा है, ये लेखक जो मेन इसका कैरेक्टर है वो नरेट कर रहा है। अभी तक उनका नाम नहीं दिखा है हमें, सिर्फ हमने पहले क्या देखा कि शादी का माहौल है और अचानक से ढोल रुक गए हैं। सामने वाले घर में जो सावल की बहू है वो मिट्टी का तेल छिड़क कर मर गई है और अशुभ घटना की आशंका से सबके दिल धड़क उठे हैं, ठीक है, और चारों तरफ चीख पुकार मच रही है। और जो लेखक है वो कहता है कि मैं अपने आप को लाख विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी ही सुहाग रात है, मतलब विवाह की पहली रात है। सीलन भरी मतलब सीलन क्या होता है बच्चों, नमी और बदबू से भरी। गंदी संकरी गली मतलब पतली गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते रहे। तो ये जो
सीलन भरी और गंदी संकरी गली में देर तक, ये जो बताया गया इससे बताया कि वो किस जगह पे रह रहा है, ठीक है। तो देर रात तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर सुनाई देते रहे, लेकिन वो पीछे अब छूटते सुनाई दे रहे हैं, कि अब धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में उसके सुनाई दे रहे हैं। इस उथल पुथल यानी अव्यवस्था में आंख बचाकर मैं भाग निकला था। तो वो कह रहा है, जो मेन नायक है वो कह रहा है कि इस अव्यवस्था, इस केओस में, उथल पुथल में मैं आंख बचाकर भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो वो कह रहा है कि पीछे से जो मुझे स्वर मेरे कानों में आ रहा है वो किसी के विवाह की खुशी में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने पर रोने का, इसका डिफरेंस करना, इसका फ़र्क करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। शायद यह फ़र्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी, शायद ये डिफ्रेंशिएट करने की या ये जान पाने की मेरे में फुर्सत भी नहीं थी। मेरे को आई वॉज नॉट फ्री, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आज सारा संसार जान गया है कि इस लड़के की सुहाग रात है। सुहाग रात यानी विवाह सौभाग्य। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है। कर्मठ क्या होता है बच्चों? जो काम में बहुत कुशल होते हैं, जो डिलीजेंट होते हैं। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारा देने वाला युवक भी अब चौपाया हो गया है। तो ये जो इंसान था, जो नायक है, वो अपने आप में सोच रहा है कि जब वो ऐसा नारा देता था, कैसा नारा देता था? देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है। वो नारा देने वाला युवक भी अब चौपाया हो गया है। चौपाया का लिटरल अर्थ है बच्चों 4 पैरों वाला पशु, यानी एनिमल या जानवर जिसके 4 पाँव हैं। तो युवक को चौपाया हो गया है का क्या अर्थ है? देखो, चौपाया हो गया कहने का आशय ये है कि अब वो इंसानों जैसी गरिमा या विवेक नहीं रखता, बल्कि जानवर जैसी स्थिति या हरकतों में उतर आया है। यानी यह युवक भी अब दूसरों के इशारों पर चलने वाला बन गया है। तो इसे हम कहते हैं चौपाया हो गया है ना, जानवरों जैसा हो गया, 4 पैरों वाला जैसा हो गया है, जो अब किसी और के इशारे पर चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी से भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है, अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पहली बार इनका नाम आया है, वो है समर। तो समर बोल रहा है कि कोई विश्वास करेगा कि जो इंसान, जो युवक आंधी पानी से भी नहीं रुका, मतलब कुछ भी हो गया, आंधी आ गई, तूफान हो गया, बाढ़ आ गई, तो भी वो नहीं रुका। इतना वो अपने काम को करने में स्ट्रॉन्ग विल्ड था, है ना, इतना वो अच्छे से अपने काम को करता था। वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया। शाखा नहीं गया का अर्थ क्या होता है? ब्रांच ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे शाखा का अर्थ है ब्रांच ऑफिस। तो वो एक्चुअली ये कब का समय है? ये समय है जब युवक लड़ रहे थे ना, पूरे देश भर के युवक अलग अलग संगठन और ब्रांचेस बना के लड़ रहे थे, जब देश गुलामी में जकड़ा हुआ था। उस समय की बात है, गुलामी से आज़ाद करने वाली बात के टाइम की बात है। तो अब वो समर अपने आप से कह रहा है कि कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी से भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है, अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है। मतलब आंख चुराता घूम रहा है, मतलब उनसे नजरें बचाता हुआ घूम रहा है, ताकि उसको उसके आंसर्स ना देने पड़े। ठीक है, कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचितों सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। ये अपने से ही बात कर रहा है कि वो मेहमानों से, दोस्तों से, जाने अनजाने लोगों से, सभी की उंगली उठाती आंखों, मतलब ऐसी आंखें जो उससे क्वेश्चन पूछना चाह रही है, उन सब से बचता और कतराता हुआ गलियों गलियों से गुजर के कहाँ जा रहा है? मंदिर की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है मंदिर की ओर बच्चों? क्योंकि वही तो एक जगह है जहां बैठकर कुछ क्षण यानी कुछ पल शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा, इस इतने बड़े चेंज जो उसकी लाइफ में हो रहा है उस पर सोचेगा। रात को देर से लौटेगा, वो रात को घर देर से आएगा। तब तक ये हल्ला गुल्ला भी शांत हो लेगा। तो उसे लग रहा है कि तब तक ये शायद शोर शराबा भी थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन स्वर पीछा कर रहे थे, लेकिन ये जो आवाज़ें हैं उसके दिमाग में अभी तक उसका पीछा कर रही थी। अरे लो एक और पियो, ठाकुर साहब तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो, है ना। तो ये सब आवाज़ें उसकी गूंज रही है। पर यार तुम्हारे ये समधी साहब, अच्छा समधी क्या होता है बच्चों?
वह व्यक्ति जिसका बेटा या बेटी का विवाह आपके बेटे या बेटी से हुआ हो, ठीक है, तो वो समधी हो जाते हैं आपस में। तो ये लोग ठाकुर साहब से कह रहे हैं। ठाकुर साहब कौन है बच्चों? समर के पिताजी। पर यार तुम्हारे ये समधी साहब कुछ क्यों ठाकुर साहब? आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतज़ाम किया जाता है। देसी यानी देसी शराब, है ना, जो लोकल अल्कोहल है, लोकल वाइन जो होती है, देसी शराब। आज तो विलायती, विलायती मतलब विदेशी यानी विदेश से आई हुई ना, तो ऐसा ये सब लोग उसके पापा को कह रहे हैं। झलझलाया हुआ चेहरा, है ना, बहुत गुस्से वाला चेहरा, ये थकान से जो चिढ़ जाते हैं ना। कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती जबान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें, ठीक है। तो ये सब किसको डिस्क्राइब कर रही है? ये सब डिस्क्राइब कर रही है ठाकुर साहब को, क्योंकि उनका चेहरा जलजलाया हुआ है। कीचड़ भरी आंखें क्यों कही है? क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी है और आंखों में एकदम डलनेस है ना। लड़खड़ाती जबान, जबान क्यों लड़खड़ा रही है? क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी है। भपारे छोड़ती शराबी सांसें, भपारे मतलब बहुत सी जो स्मेल छोड़ती है, शराबी सांसें जो आपकी ब्रेथ, जिसमें बहुत ही स्मेल आ रही है। माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। माड़े क्या होता है बच्चों? मचान या ऊंचा स्थान, या जिसे चबूतरा कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे, मतलब बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया, उठो उठो, फेरों का वक्त हो गया है। तो अब वो सबको ये दहाड़ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और फिर दूसरों को चिल्ला रहे हैं कि उठो उठो, फेरों का टाइम हो गया है। सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना। जनवासे मतलब जैसे कि धर्मशाला वगैरह होती है, वहाँ जाके सोना, और जहाँ पे सोने का बंदोबस्त है। यहाँ पड़े ना रहो, यहाँ पड़े हो न शरीर का होश न कपड़ों का ख्याल। क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आए हैं। बाराती मतलब जो बारात में आए हैं। उठो उठो। तो ये सब बाराती जो शराब पीकर पड़े हुए हैं, उन सबको चिल्ला रहे हैं बापूजी कि उठो, फेरों का वक्त हो गया है। देख देख उसे, देख जरा। अब यहाँ दूसरा सीन आ गया है बच्चों। तो यहाँ दोस्त सब लड़के आपस में बात कर रहे हैं। देख देख उसे, देख जरा, वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े बालों की चोटी किए, जिसके कानों में सफ़ेद नंगों वाले फूल है, यानी सफ़ेद मनी यानी जेम्स या रत्न वाले फूल है। यार क्या आंखें हैं। हमारी तो अर्थी ही उठेगी, हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। अर्थी क्या होती है बच्चों? यहाँ देखो मैंने पिक्चर दे रखा है। मृतदेह मतलब अपना जो शरीर मरने के बाद जो हो जाता है, मृतदेह ले जाने की खाट, ये होती है अर्थी। तो यहाँ लड़के सब लड़कियों को देख रहे हैं और बोलते हैं वो देखो लड़की की माँ के पीछे वो जो लड़की है जिसके कानों में सफ़ेद फूल, नंगों वाले फूल है, उसकी क्या आंखें हैं। मेरी तो मौत यहीं हो जाएगी। मतलब इतना मेरे को पसंद आ गई है कि बस। हाँ कहो, अब ये दूसरा, हाँ कहो कुआं बावड़ी धर्मशाला, जो कुछ भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊंगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि, तो यहाँ ये सब एक के बाद एक सीन चल रहे हैं। तो ये बोलते कुआं बावड़ी धर्मशाला जो भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनाऊंगा। और फिर उसके बाद लड़की वचन लेती है कि तू तू उ उ तू उ उ, बाहर नफीरी, यानी ये देखो लंबी तुरही जो होती है इसे नफीरी कहते हैं। और किडिंग किडिंग धम नगाड़ा, ये सब बड़ा जो ढोल होता है ना, नगाड़ा, उसकी आवाज़ बना के रखा है। किडिंग किडिंग धम, है ना, नगाड़े यानी ढोल के, बड़ा जो ढोल होता है उसके जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे थे, मतलब राग से राग मिलाए जा रहे थे। तो ये सब पूरा क्या बता रहा है? सीन बता रहा है शादी का। भागो भागो इस जंजाल से दूर भागो। अब फिर से ये समर अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है। भागो भागो इस जंजाल यानी उलझन से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए जा रहा था। वह देखो सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। एकदम मुड़ पड़ो वरना 2 घंटे बात करेगा। बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में भी नहीं ले गए, भागो। तो अब ये बारात के बाद वाला सीन है, जब वो जा रहा है कहाँ, मंदिर की ओर। तब वो अपने आप से, अपने दिमाग में बोल रहा है अपने आप को कि भागो भागो इस उलझन से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए जा रहा था। समर कह रहा है कि उसको कोई लगातार ऐसे बोले जा रहा था, उसके मन में, उसका ब्रेन ही खुद उसको बोल रहा है कि यहाँ से दूर भागो।
वो देखो सामने वाला लड़का है ना, उसके सामने कोई लड़का आ रहा था तो उसको देख के कहता है कि कुछ जाना पहचाना लग रहा है, एकदम मुड़ जाओ नहीं तो 2 घंटे तक बात करेगा। और उसके बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे कि बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ हमें, बारात में भी नहीं ले गए, वगैरह वगैरह। कैसा बोझिल प्रारंभ है जिंदगी का। तो वो कह रहा है कि कितना बोझ वाला है ना प्रारंभ है जिंदगी का, जिंदगी की ये जो शुरुआत है कितनी बोझ भरी है। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं, है ना। उसका ये मन हो रहा है कि वो सब छोड़ के कहीं और भाग जाए, दूर जहां उसे कोई ना जानता हो। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें अब कोई शिकायत नहीं है, आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है। तो ये बोल रहा है कि मेरा इतना बोझिल प्रारंभ है जिंदगी का कि मेरा मन होता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन जैसे ही भागूंगा कल ही अखबारों में निकल जाएगा कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अब हमें कोई शिकायत नहीं है, वापस आ जाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो फिर से सोच रहा है आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है, मतलब कुछ मोशन ही नहीं है। उसे लग रहा है कि सब जिंदगी रुक गई है। लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में और जाकर फंस गया है। ठीक है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी ज़िंदगी का ट्रक किसी रेत भरी रेगिस्तान को इमेजिन करो बच्चों, रेतीली और फुसफुसी धरती, मतलब जो अंदर धंस जाती है ना, जो एकदम स्ट्रांग नहीं है। मिट्टी कैसे होती है, रेत कैसे होती है रेगिस्तान में, वैसी धरती। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर फंस गया है। इंजन धू धू कराहता है, कराहता मतलब दर्द से आवाज़ कर रहा है, धू धू। घर घर यानी घर्षण, जैसे बादल गरजने की आवाज़ होती है ना, घर घर घर्षण की आवाज़। पहिए घूमते हैं लेकिन ट्रक वही खड़ा है। तो ये उस ट्रक को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहा है कि उसका इंजन धू धू करके दर्द से कराह रहा है, घर्षण की आवाज़ हो रही है, पहिए घूम रहे हैं लेकिन ट्रक वहीं का वहीं खड़ा है, और पहाड़ जैसे बगुले यानी घुमड़ते गुबार आसमान तक छा गए हैं। कुछ भी नहीं दिखता, दिशाएं खो गई है। वो अपने आप को कह रहा है कि मुझे सामने अपने फ्यूचर का कुछ नहीं दिख रहा है, मेरी सब डायरेक्शंस खो गए हैं। शक्ति जवाब दे गई है, मेरी स्ट्रेंथ भी अब खत्म हो गई है, जवाब दे गई है। सांसें घुट रही है, सांसें घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण यानी इन्वायरमेंट में छाई है धूल, धूल गतिहीन धूल, यानी ऐसी धूल जिसमें कोई गति नहीं है, स्थिर है वो। तो उसे अपना फ्यूचर ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है उसमें, सब दिशाएं खो गई है, शक्ति जवाब दे गई है, सांसें घुट रही है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। और सिर्फ उसे चारों तरफ धूल ही धूल दिख रही है जिसमें भी कोई गति नहीं है, स्थिर धूल है, मतलब वहीं की वहीं है। गोधूली के बाद का कोहरा, गोधूली यानी संध्या काल, इवनिंग के बाद का कोहरा यानी धुंध चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंभे से माथा टेक दिया। खंभा आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये जो होते हैं पिलर्स, उसे मंदिर के खंभे कहते हैं। ठीक है, तो मंदिर के खंभे से मैंने माथा टेक दिया, जाने क्या भारी भारी था सिर में, मेरे सर में बहुत भारीपन लग रहा था। संगमरमर यानी मार्बल के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बनी शतरंजी। बच्चों यूजुअली शतरंजी कारपेट या दरी को बोलते हैं, बट यहाँ पे फ्लोरिंग से इसका मतलब है। ठीक है, तो संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बनी शतरंजी ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई, खंभों की 2 कतारें। तो ठाकुर जी मतलब जो भगवान जी है, ठीक है, जिस मंदिर में जिनकी मूर्ति है ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के सामने वाले द्वार यानी मंदिर में जहाँ ठाकुर जी की प्रतिमा रखी है वहाँ सामने वाले द्वार तक चली गई, खंभों की 2 कतारें यानी 2 पंक्तियाँ। अभी जो लास्ट पिक्चर में मैंने आपको बताया था, ये देखो खंभों की 2 कतारें जा रही है मंदिर के दरवाजे पर, ठीक है, जहाँ पे ठाकुर जी की प्रतिमा रखी है। उन पर टिका बड़ा भारी हॉल, तो उन्हीं खंभों पर एक भारी बड़ा हॉल टिका है। बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सभी के इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दे दिए। मंजीरा, फिर मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल। आसपास गूंजते भक्ति के उद्गार मतलब भावपूर्ण शब्द, तो आसपास भक्ति के भावपूर्ण शब्द उद्गार गूंज रहे हैं। जय बंसरी वाले की, नंद के लाले की, नमामि भक्त वत्सलम। तो ये अब मंदिर के अंदर का पूरा बता रहे हैं सीन
कि कैसे मार्बल के सुंदर काले सफ़ेद टुकड़ों से बनी फ्लोरिंग ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई, खंभों की कतारें और उनके बीच उन पर टिका भारी हॉल, और बीचों बीच मूर्ति के सामने ये सब इंस्ट्रूमेंट्स लेके कुछ भक्त लोग गा रहे हैं। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, और आसपास गूंजते भक्ति के उद्गार यानी भावपूर्ण शब्द। गूंजती सांझ यानी इवनिंग, लोबान और अगरबत्ती की छाई गंध, लोबान यानी धूप, धूप बत्ती होती है ना, और अगरबत्ती, ठीक है, धूप और अगरबत्ती की छाई गंध यानी स्मेल, खुशबू। धुंधली धुंधली रोशनियाँ, दियों की जो धुंधली धुंधली रोशनियाँ हैं सांझ को जो होती है। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अब समर इन सब से पूछ रहा है, गूंजती सांझ से, लोबान और अगरबत्ती की गंध से, धुंधली धुंधली रोशनियों से। ठीक है, तो ये सब सीन तो हो गया पूरा, ये इवनिंग का सीन है, फिर ये ऐसी सांझ है। तो अब वो कह रहा है कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं। खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है, मेरे में भागने की भी ऐसी हिम्मत नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बम्बई, पुणे, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो ये सब क्यों होता। तो अब शादी तो हो गई है बच्चों, तो खंबे से टेक लगाए बाहर की सीढ़ियों पर बैठा रहता है और बोल रहा है अपने आप से कि मेरे में भागने की भी तो हिम्मत नहीं है। काश उस समय जब ये सब रिश्ता तय हो रहा था तभी मैं 15 दिन को कहीं कलकत्ता, बम्बई या पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो ये सब नहीं होता। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में ये चक्की मत बांधो। ठीक है, मुट्ठी में पसीजता हरी चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा, भीतर से क्रम से आती दोनों आवाज़ें सुनता रहा था। तो वो अब सोच रहा है कि काश मैं उन्हीं 15 दिनों में कहीं भाग गया होता, उस समय भी तो मेरे पास हिम्मत नहीं थी, है ना। उस समय बस मैं रोता और गिड़गिड़ाता रहा कि मेरे पाँव में ये चक्की मत बांधो मत बांधो। और उसके हाथों में, हाथ की जो मुट्ठी थी उसमें इनका हाथ था हरी चूड़ियों वाला हाथ, मतलब उसकी जो अभी वाइफ हो चुकी है उनका हाथ, और आटे का गोला। ये सब रस्म होती है बच्चों जब सगाई या रिश्ता पक्का हो रहा होता। तो आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा, भीतर से क्रम मतलब बारी बारी से आती दोनों आवाजें सुनता रहा। अब भी समय है उठ भाग। अच्छा, कौन सी दोनों आवाजें अंदर से उसके आ रही थी? उसके खुद की आवाजें। ठीक है, अब भी समय है उठ भाग, और हाय भगवान ये जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलाती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे हुए 7 फेरे। तो जब उसकी शादी हो रही थी तो वो जो लपटे हैं, आप देख सकते हैं ये पिक्चर, जो यज्ञ ये जो होती है, आग जो होती है, ठीक है, उसकी लपटों के आसपास डगमगाते हुए कदम से नापे हुए 7 फेरे। 7 फेरे मतलब विवाह की जो परिक्रमा होती है, इसके चारों तरफ जब हम घूमते हैं। ठीक है, पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था, याद आया था इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा। पुरोहित कौन? वेद पाठी करने वाले पंडित। सावधान, है ना, सावधान मतलब चेतावनी, चौकन्ने हो जाओ। और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास, जो कि एक प्रसिद्ध संत और शिवाजी महाराज के गुरु थे, मांडा छोड़कर उठ भागे थे। माड़ा छोड़कर उठ भागने का क्या मतलब होता है? माड़ा मतलब आलस, मोह या किसी विशेष स्थान या स्थिति। माड़ा कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। माड़ा का क्या अर्थ है कि उस समय किससे रिलेटेड है वो, या तो आलस, मोह या कोई ऐसा स्थान या ऐसी स्थिति, उसको माड़ा छोड़कर भाग जाना कहते हैं। मतलब उन्होंने सांसारिक आसक्ति या जड़ता से मुक्ति पाली और कर्म या साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गए। माड़ा छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ होगा, ये सोच रहे हैं कि जब पुरोहित ने कहा होगा सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास, जो कि एक संत और शिवाजी महाराज के गुरु थे, माड़ा छोड़कर भाग उठे थे। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये वापस से दूसरे सीन पे जाके पहले की बात बता रहा है कि कैसे उसको कहा जा रहा था कि अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया, ये सगे संबंधी कहते। अम्मा रोज मनाती, अम्मा उसे रोज कहती, वो कौन सा दिन होगा जब डेली पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। डेली यानी देहरी या चौखट पर, यानी कब तू शादी करेगा और बहू लेकर घर आएगा।
बाबूजी सुनाते, बाबूजी इस तरह सुनाते, इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हज़ार कर्जा हो गया है। कर्ज 7-8 हज़ार मतलब 7 to 8,000 कर्जा यानी डेप्ट हो गया है। कर्जा क्या होता है बच्चों? जो राशि उधार ली जाती है और उसे ब्याज के साथ या फिर बिना ब्याज के वापस चुकाना होता है, तो उसे कर्जा कहते हैं। तो बाबूजी उसको हमेशा सुनाते रहते थे कि इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हज़ार कर्जा हो गया है, अब ये लड़के ही कुछ करे तो हो, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। ठीक है, तो अब ये समर कह रहा है कि अपना सुख, मतलब हर लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है, यही हमारे घर का रिवाज है। दूसरा मरे पिसे उसकी भला से, है ना। दूसरे के साथ जो भी हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना दूसरे की इच्छा है ना जान। बड़े बुरे समझते हैं दुनिया जैसे उनके ज़माने में थी वैसे ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। बच्चों, रसातल में चली जाएगी का क्या मतलब है कि दुनिया रसातल में चली जाएगी? रसातल का वैसे लिटरल अर्थ है बहुत नीचे या अथाह गहराई में। तो रसातल का प्रयोग कई संदर्भों में होता है बच्चों, जैसे कि पौराणिक कथाओं में पृथ्वी के नीचे का पाताल लोक, या महासागर का सबसे गहरा भाग, या किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी तरह बर्बादी, या निम्नतर स्तर, है ना, एकदम नीचे वाला लेवल पे वो गिर गया, उससे कहते हैं रसातल। वहाँ रसातल का प्रयोग होता है। तो यहाँ समर कह रहा है कि हमारे घर की अजीब रीति है, दूसरा मरे पिसे उनकी बला से, ना दूसरे की कोई इच्छा है ना जान। बड़े बूढ़े ऐसा समझते हैं कि दुनिया जैसे उनके ज़माने में थी वैसे ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। अजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है? समझते ही क्या है, हमने दुनिया देखी है, और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं का क्या अर्थ होता है बच्चों? कि उन्हें दूरदर्शिता की कमी होती है और केवल तत्काल या वर्तमान या उसी वक्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो, है ना। जस्ट अभी जो हो रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आगे का नहीं सोचते, उसे बोलते हैं नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। तो यह मुहावरा दर्शाता है कि व्यक्ति भविष्य की समस्याओं या परिणामों के बारे में सोच नहीं पाता और उसकी सोच सीमित होती है। ठीक है, उसे कहते हैं नाक के आगे कुछ नहीं दिखता। लड़के को इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हो, वह क्लर्क बाबू हो जाए, यानी कि वो क्लर्क की जॉब तक पढ़ा लिखा हो जाए, उसकी जॉब हो जाए गवर्नमेंट जॉब, और हमारे बाद हुक्के की नय संभाल ले, है ना। हुक्के का जो वो हुक्के को जो हम लेते हैं ना, उसका पाइप वो संभाल ले। हाय मेरी सारी, सॉरी ये वर्ड कुछ मिसप्रिंट हो गया है, हाय मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, कुछ बनकर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वह सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। तो समर अपने आप से ही ये बात कर रहा है कि हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं होती है, और बड़े बूढ़े समझते ही क्या है, उन्हें अपनी नाक के आगे कुछ दिखता ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि लड़के को इससे ज़्यादा चाहिए ही क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हो, वो क्लर्क बाबू हो जाए, और हमारे बाद हुक्के की नय संभाल ले। तो अभी बोल रहा है कि हाय मेरी इतनी सारी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, जो सपने थे, जो मैंने रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले थे, वो सब भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा वह मैंने नहीं किसी और ने सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है। मैंने डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ, अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं यानी कुछ हासिल करने की प्रबल इच्छाएं मर गई। सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वो कुंदन की तरह निखरता है। कुंदन क्या होता है बच्चा? जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना सोने का, उसे कुंदन कहते हैं। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, ये मेरी अग्नि परीक्षा यानी बहुत कठिन परीक्षा का क्षण है, पल है। मुसीबतों यानी कठिनाइयों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं। तो अब ये रात भर जो कुछ सोचता रहा उसे ऐसा लग रहा है वो मैंने नहीं सोचा, वो किसी और ने सोचा था। अब ये सब कुछ नकली सा लगता है। उसने डायरी में लिखा था कि मैं बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता हूँ, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मैं अभी से क्यों ऐसे सोचता हूँ कि मेरी सब महत्वाकांक्षाएं मर गई है। फिर अपने आप को सहारा देते हुए ये बोल रहा है कि सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तभी तो वो कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं और ये मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। ठीक है, इसलिए इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा।
अच्छा, अपने को साधे रखना क्या होता है बच्चों? मुसीबत या कठिन परिस्थिति में स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना, कंट्रोल बनाए रखना, अर्थात धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेना, उससे बोलते हैं अपने को साधे रखना। तो ये मुझे सीखना होगा। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है, यानी सबसे अच्छी युक्ति है। मुसीबतों में दिमाग शांत रखना, है ना। कौन सी सबसे अच्छी युक्ति है, कौन सा सबसे अच्छा गुर है? मुसीबतों में दिमाग को शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता के इन विदेशी मलेच्छों यानी विदेशी शासक के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों यानी मेरी नसों में बहता है, उसे लजाना नहीं है, मतलब उसे लज्जित नहीं करना है। तो अब फिर से अपने आप को संभालते हुए वो कह रहे हैं कि ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा, और यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है, मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। और फिर ये नेपोलियन की बात याद कर रहा है, और फिर याद कर रहा है कि मुझे कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, और जो भारत माता को इन विदेशी मलेच्छों यानी विदेशी शासकों के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। वो राणा प्रताप, शिवाजी सबको याद करते हुए कह रहा है कि उनका रक्त मेरी धमनियों में बहता है और मुझे उसे लज्जित नहीं करना है। उनकी यह परंपरा संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? इनकी महापुरुषों की, राणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोगों की। ठीक है, कि उनकी ही यह परंपरा संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना है। हम युवक हैं, नौजवान हैं, आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम है। ठीक है, तो बोल रहे कि हम युवक है और आज भी हम में हजारों भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब है हमारे में, युवकों में। उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। हमारी ही शक्तियाँ आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती है। तो हम लोगों की ही शक्तियाँ ही ऐसे महान लोगों जैसे हनुमान, भीम और भीष्म पितामह, जिनमें बहुत शक्ति है, उनको पैदा कर सकती है। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है मतलब समय है, परीक्षा का समय है, मतलब मेरे टेस्ट का समय है। अभी हमेशा तो रहेगा नहीं, ये वक्त हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वह खाइयाँ यानी खंदक है, मैंने देखो खाई का फोटो दे रखा है, और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान का सौरभ है, यानी खुशबू है, उसकी महक है। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो रहेगा नहीं। यही तो वह खाइयाँ यानी खंदक और रुकावटें हैं जिनके पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है। महानता और गौरव के आत्मसम्मान की खुशबू है। यह हर्डल रेस वहां तक पहुंचने के लिए चुनौती है। तो ये सब जो रुकावटें हैं वो एक हर्डल रेस की तरह है। हर्डल रेस आपको दिख रहा है, जो बीच बीच में रुकावटें होती है ना रेस में, इस टाइप की रेस को हर्डल रेस कहते हैं, कि उस सभी रुकावटों को पार करके पहुंचना ही तो उसके लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए रखी है। भगवान ने ये बाधाएं क्यों बनाई हैं? ताकि हमारी शक्तियों को वो मांझता रहे, हमारी शक्तियां और स्ट्रांग होती जाएं। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज भी दृढ़ हूँ यानी मजबूत इरादे रखता हूँ अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। आजन्म ब्रह्मचारी क्या होता है? मतलब जो जीवन भर अविवाहित रहे, है ना। तो मैं आज भी स्ट्रांगली होल्ड करता हूँ अपनी उस प्रतिज्ञा पर कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा, है ना। प्रतिज्ञा यानी संकल्प। यह सुबह लिखी डायरी। इस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है। तो ये सब उसने सुबह डायरी में लिखा था। ठीक है, इस समय, लेकिन अभी प्रेजेंट की स्थिति में बोल रहा है कि इस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है, जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान यानी प्रेजेंट को मैं क्या करूं, यानी अब तो उसकी शादी हो गई है। इस माया जाल यानी भ्रम के जाल और मोहिनी यानी मोहित करने वाली शक्ति को
मैं अपने को फंस जाने दूं, ये इस माया जाल या मोहिनी में अपने को फंस जाने दूं, या इस जारी से कतरा कर निकल जाऊं, है ना। तो इस भ्रम के जाल, माया जाल और मोहित करने वाली शक्ति में क्या अपने आप को फंस जाने दूं, या इस जाड़ी से या इस जाल से कतरा कर निकल जाऊं साइड पे। जहां तक हो सकेगा मैं इसमें उलझूंगा नहीं। तो वो अब बोल रहा है कि अब जो हो गया वो हो गया, पर जहां तक हो सकेगा मैं इस जाल में उलझूंगा नहीं, यह मेरा निश्चय है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना। दृढ़ता देना मतलब मजबूती देना, या तो यहाँ दृढ़ता का क्या अर्थ है? प्रतिज्ञा एवं विचारों आदि पर अडिग रहने की अवस्था, है ना, कि मैं अडिग रहूं, हिलूं नहीं, अपनी प्रतिज्ञा और विचारों पर दृढ़ रहूं, कि मैं झुक ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। खैर जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया है, लेकिन मैं आज भी मन से वही हूं। मैं इसकी रंगीनियों और झंझट में नहीं फंसूंगा, है ना, मैं इसके कलरफुल जाल में और झंझट में नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूंगा। यह मेरे बनने का समय है, यानी मेरे निर्माण का समय है, मेरे डेवलपमेंट का समय है, मेरा निर्माण काल है, काल यानी समय है। ये ऐसा टाइम है जहाँ मुझे अपने आप को डेवलप करना है, तो मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा, जितना होगा इसमें नहीं उलझूंगा। कोई कहता था, अभी अपने आप से ही बोल रहा है कि किसने कहा था, प्रभा 10वीं पास है। अब यहाँ सबसे पहले उसकी पत्नी का नाम आया है जो है प्रभा। तो वो कह रहा है कि कोई कहता था प्रभा 10वीं पास है, यानी 10th पास किया है उसने, 10th तक पढ़ाई की है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भावरों यानी विवाह की जब परिक्रमा होती है, जो फेरे होते हैं, पर जब वह आगे चल रही थी तो पांव देखे थे, महावर लगी थी। महावर बच्चों ये होता है, देखो दिख रहा है आपको फोटो में, पैरों में लगाया हुआ जो लाल रंग होता है ना, आलता, उसे महावर कहते हैं। महावर लगी थी, लेकिन जो भी हो मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूँगा नहीं, अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें ही बस। अभी तो कोशिश करूँगा कि उसे उसके घर ही भेज दूँ। तो वो अपने आप से बात कर रहा है, निश्चय कर रहा है कि मैंने सुना था कि वह 10वीं पास है, लेकिन हाथ के अलावा तो मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, जब हम विवाह की परिक्रमा कर रहे थे भावरों के समय, सिर्फ पाँव देखे थे जिसमें महावर लगी थी। तो बोले जो भी हो, मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता उससे बोलूँगा ही नहीं, अगर बोलना भी पड़ा तो कुछ मतलब की बातें बोलूँगा बस। और मैं तो पहले यही कोशिश करूँगा कि उसको उसके घर भेज दूँ। जब सभी अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूँ। बोले कि अगर सब लोग अपने अपने बारे में ही सोच रहे, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो मैं भी क्यों अपना स्वार्थ ही ना देखूं। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। शिक्षा दीक्षा क्या होता है बच्चों? ज्ञान प्राप्त करने और उसे जीवन में लागू करने का प्रशिक्षण या संस्कार। प्रशिक्षण यानी उसकी जो तैयारी होती है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा दीक्षा पूरी, तो वो बोल रहा है कि मैं भी अपना ही, सब अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी अपना ही स्वार्थ देखूंगा और किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। दबाव और कहने पर शादी तो कर ली, बस यही बहुत हो गया। अब उसको कुछ मिला हो या ना मिला हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे अपना खुद का निर्माण करना है, जी जान लगाकर वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालेगा। अभी 4 साल और है, अभी 4 साल और पढ़ने हैं, एमए करूँगा। तब तक वह क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। होगा भी क्या मालूम करके, जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से फ़ायदा। तो वो कह रहा है कि अभी मेरे 4 साल और बाकी है, मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगा और एमए करूँगा, और तब तक वो क्या करेगी, कहाँ रहेगी, वो सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे नहीं मालूम। और मालूम करके करना क्या है, जिस राह जाना ही नहीं उसके मील गिनने से क्या फ़ायदा। तो ये एक मुहावरा है बच्चों। इसका क्या अर्थ है? जिस कार्य, लक्ष्य या दिशा का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं, उस पर समय या ऊर्जा यानी एनर्जी खर्च करना व्यर्थ है, बेकार है। यानी अनावश्यक चीज़ों में समय और ध्यान ना लगाना, उसे कहते हैं कि मील गिनने से क्या फ़ायदा। तो बोलता है कि जब मुझे उससे कुछ रखना ही नहीं है संबंध, तो मुझे क्या करना है ना। अनावश्यक चीज़ों में सोच, समय और ध्यान नहीं लगाऊंगा मैं कि वो क्या कर रही है। बाधाएं यानी रुकावटें कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती है ना। और सुंदर रूप यहाँ किसको कहा जा रहा है? प्रभा को। उसमें न भरमाना ही बुद्धिमानी है,
भरमाना का क्या अर्थ है? भ्रम में पड़ना या मोहित होना या कंफ्यूज होना। तो बोल रहा है कि कभी कभी जो रुकावटें होती है वो बहुत सुंदर रूप धरकर सामने आती है। इधर इसकी पत्नी का सुंदर रूप धरकर सामने आई है, लेकिन वो रुकावटें हैं उसके लिए, और उसमें ना भरमाना, उसके भ्रम में ना पड़ना या कंफ्यूज ना होना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा हो करे, हम क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने, हम क्यों एक दूसरे के लिए रुकावट बने। कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार है, क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता? तो वो अब सोच रहा है कि किसी ने कहा था कि वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, तो क्या मैं उसको अपना दृष्टिकोण या अपना नजरिया समझा नहीं सकता? मान लो आगे जाकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ, मान लो कि आगे जाके मुझे यही फैमिली लाइफ बितानी ही पड़ी, तो यह काल यानी यह समय उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती है चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की जाई है। चेचक की जाई मतलब, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी ठीक होने के बाद चेहरे या शरीर पर रह जाने वाले दाग या निशान को कहते हैं जाई। तो चेचक की जाई है। तो कभी कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, अपने मन का अंतर्द्वंद बता रहा है वो यहाँ पे, कि क्या मैं उसको अपना दृष्टिकोण समझा नहीं सकता, अपना नज़रिया समझा नहीं सकता? अगर वो पढ़ी लिखी है तो अगर आगे जाकर गृहस्थ जीवन बिताना ही हुआ तो वो उसके लिए भी तैयारी का समय हो सकता है। कम से कम चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। नाक नक्शा मतलब उसके चेहरे की बनावट या शक्ल कैसी है। आज सुहाग रात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ ना। वो अपने आप से कह रहा आज मेरी सुहाग रात है, इसलिए सब छेड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ। क्या जाने आज क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है। खैर जो भी हो, मुझे इस सब से लेना देना क्या। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती। उद्धार यानी मुझे नहीं उबार सकती या मुक्त नहीं कर सकती। उद्धार करना मतलब किसी बुरी स्थिति से बाहर निकलना, ठीक है। तो कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता, कोई शक्ति। और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिरदर्द से पीछा छूट जाएगा। एकदम ना बोलने की बात तो शायद संभव ना हो। हाँ, मैं उससे कहूँगा, देखिए हम लोग काफ़ी समझदार है, माँ बाप जैसे भी है या जो भी कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। तो बोल रहा है कि आज शुरू से अगर मैं बताऊं तो बोलता है कि नाक नक्शा कैसा है उसका मुझे नहीं पता है, सुहाग रात है, क्या करना है कुछ नहीं पता है। खैर जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। आज तो मुझे एक बहुत दृढ़ निश्चय लेना है। मेरा सबसे कठिन पेपर तो आज ही है। आज अगर मैं फिसल गया तो मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज ही अगर यहाँ से निकल गया तो सारा सरदर्द पीछे छूट जाएगा। तो वो बोल रहा है कि एकदम ना बोलने की बात तो शायद पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं उससे कहूँगा कि देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं और माँ बाप ने जो किया वो किया, लेकिन हमारा आगा पीछा या हमारा फ्यूचर तो हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी, ठीक है। तो वो सोचा कि मैं उससे क्या बात करूँगा। बोल रहा है सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। लेकिन यह सब सुनकर अगर वो रोने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके खारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डाले या पिघला डाले। नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांधकर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार ने कृष्ण को योगीराज बनने से नहीं रोका। योगीराज मतलब जो योग में बहुत पारंगत होते हैं, और उसी को कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वो मैं उससे बात करूंगा, बोलूंगा कि सबसे पहले तो हमें शिक्षा पूरी करनी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो अब सोच रहा है कि ये सब सुनकर अगर वो रोने लगी तो क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके सारे जो खारे आंसू है, नमकीन आंसू जो है, मेरी दृढ़ता की धरती को हिला डाले या गला डाले, है ना, पिघला दे। तो फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो याद कर रहा है कि भगवान बुद्ध को भी यशोधरा का सौंदर्य बांध कर नहीं रख पाया था। वो एग्जाम्पल से याद कर रहा है कि यशोधरा चाहे कितनी भी सुंदर थी, लेकिन भगवान बुद्ध को बांध के नहीं रख पाई, है ना। गोपियों के प्यार ने भी कृष्ण को योगीराज बनने से नहीं रोक पाया, ठीक है। तो वो ऐसा सोच रहा था कि मैं नहीं पिघलूंगा। अच्छा क्यों जी, पत्नी क्या सदैव ही बाधा होती है? अब फिर से यही सोच रहा है कि पत्नी क्या हमेशा ही बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपुतानी की क्षत्राणियों यानी क्षत्रिय स्त्रियों ने ही क्या खुद अपने सुहाग को रण यानी युद्ध क्षेत्र में नहीं भेज दिया था? तो अपने ही मन के द्वंद्व में वो चल रहा है। पहले वो बोल रहा है कि कहीं मैं पिघल ना जाऊं, है ना, उसके आंसू देख के। फिर बोलता है कि नहीं, क्या गोपियों के प्यार ने और यशोधरा के सौंदर्य ने भी जब कृष्ण और भगवान बुद्ध को नहीं रोक पाए,
तो मैं कैसी होती हूँ। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, क्या हमेशा ही बाधा थोड़ी होती है। राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है। राम के लिए तो सीता बहुत ही शक्ति का स्रोत थी, ठीक है। और राजपूताने शत्रानियाँ भी युद्ध क्षेत्र में खुद ही अपने पतियों को बेचती थी, तो वो भी उनकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन वो बोल रहा है लेकिन मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। अपने को उस रूप में ढाल लूँ तभी तो ये हो सकेगा। तो मैं भी मतलब ऐसा भगवान श्री कृष्ण जैसा, बुद्ध जैसा या राजपूताने जैसे स्ट्रॉन्ग हूँ, उसी के जैसे अपने आप को ढालूँ तभी तो ये हो सकेगा। तब तक उपेक्षा यानी अनदेखी मेरा अस्त्र यानी हथियार होगा, मतलब तब तक मैं इसको इग्नोर करूँगा, है ना। और उदासीनता यानी निरपेक्षता मेरी ढाल होगी, यानी मेरा शील्ड या कवच होगा, ठीक है। तो उपेक्षा उसका हथियार होगा और उदासीनता यानी उसकी तरफ वो कुछ भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, डिसइंटरेस्ट, मेरी ढाल या कवच होगी। आंसुओं और वासना, ठीक है। आंसुओं और वासना मतलब द डिजायर्स, है ना, सेक्सुअल डिजायर्स जिसे कहते हैं, वासना काम की इच्छा, है ना, काम इच्छा। ये वो काम करने वाला काम नहीं है, ये काम इच्छा है कि इस दलदल में काफी पांव जमा जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे ये भगवान की मूर्ति, ये भगवान की मूर्ति साक्षी रहे मतलब गवाह रहे। हे भगवान मुझे शक्ति दे, संयम दे, सद्बुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह रहे, पीछे छूट जाने वाले के मुंह में पड़कर मुझे रुकना ना पड़े। तो अब वो भगवान को कह रहा है कि इस दलदल में काफी पांव जमा जमा कर मुझे चलना होगा और तुम गवाह रहो, साक्षी रहो, है ना। ये भगवान की मूर्ति साक्षी रहे कि मुझे शक्ति दे, संयम दे, सद्बुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर ले जा सकूं, मैं सीधा सीधा चलता जाऊं। जो मेरा साथ दे सके वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो पीछे छूट जाए उनके मुंह में पड़कर मुझे नहीं रुकना ना पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, ठीक है। ये गाना गुनगुनाने लगा। तभी चौंक कर देखा कि भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया है। तो जब वो गुनगुनाने लगा तभी उसने चौंक कर देखा कि अब भजन तो बंद हो गया और भगवान का कीर्तन शुरू हो गया था। तो बच्चों यहीं पे पहला पार्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को टैप करना ना भूलिए ताकि आप दूसरा पार्ट जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप देख सकें। धन्यवाद।